नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, हम लोग पिछले 6 महीने की घटनासार जो थी फरवरी से लेके अगस्त तक के उसको कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे जो टॉपिक थे उसको ख़त्म किया, जैसे जो ऑनलाइनर्स थे और नेशनल था, इंटरनेशनल था, उसको कवर किया। इसके बाद में एक छोटा सा पोर्शन उसमें और था आर्थिकी का, इकोनॉमिक वाला पोर्शन। उसको अभी के लिए मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नई डेवलपमेंट हुई है, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूँगा कुछ टाइम के बाद में। इसके बाद में मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है यूपी स्पेशल वाला, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं यूपी पीसीएस हो या आरओ जो आगामी आने वाला है, उसमें आप हमेशा देखते हैं कि 5 से 7 या समटाइम्स 9 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं यूपी से। और उसमें अहम भूमिका यूपी में जो करंट अफेयर्स है उसकी हमेशा से रहती है। इसलिए आप याद रखना इसलिए आप याद रखना कि इस पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक चीज 6 महीने का है, 6 महीने में आपको इस लेक्चर में कम से कम आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो पहला देखिए, इसमें है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिए गए। अब देखिए, गोपाल दास नीरज कौन थे? तो एक साहित्यकार थे, एक पोएट थे, एक कवि थे हिंदी भाषा के। और फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, जैसे लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में, ऐसे करके बहुत सारे गाने थे। एक मेरा नाम जोकर ऐसी एक मूवी थी, उसमें भी एक गाना था, ए भाई जरा देख के चलो। ऐसे सब गाने इन्होंने लिखे और बहुत फेमस पोएट यूपी के रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट नाम यूपी का रहा है। इटावा में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत इनकी स्मृति में एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है ये? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान देता है। और आपको शायद याद हो, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के ये अध्यक्ष भी रहे थे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट के बराबर का दर्जा होता है, मंत्री पद के बराबर का दर्जा होता है। तो मैंने एक बार देखा था इनको कि ये इनकी जो गाड़ी थी, इनकी उसके ऊपर लाल बत्ती एक लगी हुआ करती थी, ठीक है। तो आप इनको याद रखें। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी इनको दिए गए थे, ठीक है। और इनको ये जो स्मृति पुरस्कार है, गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, ये 5 युवा कवियों को दिया गया। कवियों को दिया गया, हमेशा याद रखना कवियों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी, अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगी कि ये नोवेल राइटर को दिए गए या कोई कहानीकार को दिए गए। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखना, कवि, क्योंकि छोटी सी चीज आपसे स्किप हो जाएगी और नेगेटिव मार्किंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो किन किन 5 लोगों को दिए गए, तो ये नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, आप आराम से इनको पढ़ लीजिए। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। वेद मित्र शुक्ल हैं सबसे नीचे, गहरा समंदर, एक समंदर गहरा भीतर है, कृष्ण कुमार कनक हैं, ये युवा कवि हैं। हमेशा याद रखना, ये युवा कवि, 5 युवा कवियों को दिया गया। ऐसे करके ये नाम है, ठीक, याद रखना। पंकज प्रसून है, निशा सिंह नवल हैं, डॉक्टर प्रभांशु कुमार हैं, कृष्ण कुमार कनक हैं, वेद मित्र और शुक्ल हैं, ठीक। इनको आप याद रखना, राइट। चलिए, और इसमें क्या 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 किया जाता है? तो 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, युवा कवियों को। इतनी चीज आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, सेकंड इसका है, जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दूंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और एक देखिए, ये है अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे, ये बनाया जा रहा है। अलीगढ़ आपको पता है, जहाँ पे ताला के लिए जो अलीगढ़ आपको फेमस है, एनसीआर में लगता है अलीगढ़, ठीक है। और पलवल कहाँ है? तो पलवल और होडल आसपास में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में। जो हरियाणा से दिल्ली हाईवे आता है, वहीं पे आपको पलवल और होडल 2 जगह देखने को आपको मिलती हैं, ठीक। तो ये हाईवे बनाया जा रहा है, जो अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे पर वाहनों का भार कम करने के लिए बनाया जा रहा है। 6 लेन का होगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये तो याद रखना कि इसको एनएचएआई बना रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राइट। इसको आप याद रखेंगे। और इसमें कुछ बहुत खास चीज ऐसी है नहीं जो आपको बताई जा सके। एक बार अगर आपका पढ़ने का मन है, आपके पास बुक हो तो आप आराम से पढ़ें, नहीं तो आप आराम से इसको पॉज कर लें, देख लें, इसके बाद आगे बढ़ जाए, राइट। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे, बस छोटा सा ऐसे मैंने लिख दिया, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। इस तरीके के बदतमीजी वाले क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं थोड़े थोड़े से। तो कहाँ खोला जा रहा है?
देखिए स्टेट का पहला हो, जो भी स्टेट का पहला होगा या नेशनल का पहला होगा, उसको आप हमेशा याद रखेंगे। कोई अतरंगी चीज आपके स्टेट में होती है या कोई दीगर स्टेट में भी होती है अतरंगी चीज जो नेशनली इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप हमेशा याद रखें। ठीक है, तो राइट, तो इसमें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड है। ये किस जोन में है? तो उत्तर मध्य रेलवे। अलग अलग जोन है रेलवेज के, आपको पता होंगे। उत्तर मध्य रेलवे जोन है, उसमें यूपी का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क निर्माण किया जा रहा है। केवल इसमें इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, स्वादिष्ट, जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेगा। अब इसमें ये पढ़ने वाली कोई बहुत खास चीज है नहीं। राइट, चलिए अब आगे मैं एक नई चीज पे आपको लेके आता हूँ। देखिए इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये है LADCS। LADCS, अब ये क्या है? तो ये है लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। कानूनी सहायता किसे दी जाएगी? जो भी लोग बहुत ज्यादा गरीब तबके के हैं, जिनकी जो लोग मतलब आराम से कानून तक, न्याय तक जिनकी सीधी पहुंच नहीं हो पाती, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है और जो वंचित वर्ग जिसको बोला गया है, उनके लिए ये सिस्टम लागू किया है। भारत में देखिए एक प्रणाली है, जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें सब जगह यही है कि किसी को सबको न्याय सुनिश्चित कराया जा सके। इसलिए आप कभी कभी अजीब गरीब सवाल उठाते हैं कि कोई आतंकवादी है तो उसको कोर्ट केस में क्या ले जाने की जरूरत है, जबकि सबने देखा है कि कसाब ने गोलियां चलाई। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व को ये बताना है, हमारी देश की जनता को ये बताना है। इसलिए ये चीज जरूरी है कि जो प्रक्रिया हो कानून की, जो न्याय व्यवस्था है, भारत में स्थापित न्याय व्यवस्था है, उससे हर व्यक्ति गुजरे। वो उसको दोषी या निर्दोष ये हम आप नहीं तय करेंगे, ये कानून जो है, ये न्यायालय हैं, वो तय करेंगे। और उनकी प्रक्रियाओं में हर व्यक्ति गुजरे, हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का, अपनी बात कहने का अधिकार मिले। इसलिए उसको भी आप देखते हैं कि वहां पर कानूनी सहायता दिलाई जाती है। अगर वो अपना कोई प्राइवेट वकील करना चाहता है, कोई प्राइवेट एडवोकेट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो सरकार स्वयं एक गवर्नमेंट काउंसिल, जिसको बोलते हैं पब्लिक काउंसिल, उसको मुहैया कराती है। ठीक, तो वो काउंसिल वहां पे जाके उसका वो लड़ता है, वो केस लड़ता है। राइट, तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता को मुफ्त सहायता छोटे मोटे विवाद समझौतों से निपटने के लिए ऐसी विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया गया है। इतनी चीज मैंने आपको बता दी, याद रखना इसको। शॉर्ट फॉर्म अगर आ जाता है तो याद रखना LADC। देखो इसके फर्स्ट लेटर उठा लो, ऐसे बना लो, बस वही है, और इसमें कुछ बहुत है नहीं। देखिए कमजोर वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। केवल इतनी सी बात है जो मैंने आपको बताई। राइट, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें जब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगाना तो लगा लेना। देखिए है उत्तर प्रदेश के दीदी शक्ति अभियान। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन कभी आएंगे आपके सामने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें आपको ऑप्शन वेस्ट बंगाल रखा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दीदी ओ दीदी वाला सीन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे दीदी आजकल आपको पता है कौन फेमस है दीदी के नाम से? तो ममता बनर्जी फेमस है। और जब आप दीदी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में रखा हुआ, तो आप, अगर आपने नहीं ये देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप 100% ये चांसेस बने रहेंगे कि आप वेस्ट बंगाल ही लगा के आएंगे, आपके दिमाग में यूपी नहीं आएगा। राइट, तो इस चीज को ध्यान, मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपको चीजें याद रहें। ठीक, वहां पे कैसे आपको टैकल करना है चीजों को, वो चीजें आपको याद रहें, मैं इसलिए बस आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, उसकी पुलिस के नेतृत्व में इस तारीख को, तारीख मत याद रखना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई। इसमें होगा क्या? महिलाओं के साथ जो अपराध होने वाले अपराध हैं इसमें कमी आए, इसके उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया। इसमें क्या होगा कि जो शहर हैं, गांव हैं, सोसाइटी हैं, उनकी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा और वो सरकारी योजनाओं की लाभ भी उससे मिलेगा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इतनी चीज याद रखना। दीदी शक्ति अभियान, यहाँ पे छोटा सा अगर आपको रिवीजन करना है तो केवल इतना यहाँ लिख लेना, नोएडा पुलिस प्रशासन महिलाओं के लिए यूपी, बस इतनी चीज। ठीक,
ऐसे बहुत सारी पूरी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, 1 या 2 बार तो आप पढ़ें ही कम से कम, क्योंकि अगर क्वेश्चन अंदर जाता है तो आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं हो, राइट। चलिए अब देखिए यूपी में टाउनशिप नीति 2023। ये टाउनशिप नीति क्या है? देखिए आप अपने शहर कस्बों में हमेशा देखते रहते होंगे, शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में, कि आपको कभी आवास विकास योजना देखने को मिलती होगी या फिर कभी कोई अन्य योजनाएं देखने को आपको मिलती होंगी। नगर निगम जैसे होता है वो अपनी योजनाएं चलाता है वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ के लोगों के रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके आवास के लिए, सड़क, बिजली, पानी, अन्य सभी चीज़ों के लिए उनकी योजनाएं चलाता है। लेकिन इसमें होगा क्या, क्योंकि अभी सारा जो भार है वो सरकार के ऊपर है, वो पब्लिक सेक्टर में ही है। प्रदेश सरकार ने एक ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है जिसको बोलते हैं टाउनशिप नीति। इसमें होगा कि प्राइवेट वेंचर जितने हैं, प्राइवेट जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं इस नीति के अंदर, वो अपनी टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे। उसके कुछ मानक हैं और उन मानकों में जैसे कि बिजली मुहैया कराना है उनको, पानी मुहैया कराना है, सीवेज लाइन होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, रोड के मानक है कि इतनी चौड़ी ही रोड होनी चाहिए और इतनी आबादी पर इतने स्क्वायर किलोमीटर या इतने एकड़ का योजना होगी, ठीक। तो ये सब चीजें बस इतनी ही हैं, ये जो चीजें लिखी हुई हैं। अब इसमें मैं मोटी पॉइंट जो है, देखो बहुत लंबा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इन सब चीजों को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अब इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है कि जिन शहरों की आबादी 2 लाख या 2 लाख से कम है, वहां पे 12.5 एकड़ की जो योजना होगी वो 12.5 एकड़ से, यानी 12.5 एकड़ से कम की नहीं हो सकती है। जबकि 2 लाख से जो ज्यादा आबादी वाले जो नगर हैं, जो सिटीज हैं, वहां पे ये योजना 25 एकड़ से कम की नहीं होगी। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 50 एकड़ हो सकती है, 100 एकड़ हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, इससे कम की नहीं होगी। ये चीज आप याद रखना, राइट। बस ये यहीं पे खत्म होता है। अब देखिए इसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने रहा, ठीक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए गन्ना, जब गन्ने की बात आती है तो गन्ना आपको पता है कि यूपी में ही, क्योंकि तराई वाले रीजन में गन्ना होता है और यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है पूरे इंडिया में। यूपी स्टेट जो है नंबर 1 पे है गन्ना उत्पादन में। लेकिन 2021-22 के जो आंकड़े आए थे उसमें देखिए क्या हुआ था कि महाराष्ट्र जो है वो चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे हो गया था, जबकि गन्ना उत्पादन में लगातार यूपी ही नंबर 1 पे है, राइट। तो आप याद रखें, वर्ल्ड वाइड की अगर बात करेंगे तो ब्राजील नंबर 1 पे आता है, बट यहाँ पे इंडिया में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो गन्ना और चीनी उत्पादन दोनों में नंबर 1 पे हमेशा से था। लेकिन 21-22 के जो 2021-2022 का जो टाइम पीरियड था वहां पे महाराष्ट्र ने बाजी मार ली थी और महाराष्ट्र ने 138 लाख टन चीनी उत्पादन किया था, जबकि यूपी जो था 105 लाख टन ही यूपी जो चीनी था उसकी उत्पादन कर पाया था, राइट। तो आप इस चीज को याद रखें। इतना आंकड़ा मत याद रखना कि ये सब मत याद रखना, इतना उत्पादन किया था या इतना प्रोडक्शन हुआ था, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। एक बार अगर आप देख पाए तो ये जरूर देख लें कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 129 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, राइट। महाराष्ट्र में 105 हुआ है, ठीक। बस इतनी सी चीज इसमें थी और इसमें कुछ नहीं थी। और आपको चीनी से याद आएगा कि इंडिया की पहली चीनी मिल कहाँ बनाई गई थी, तो देवरिया यूपी में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें, मेरी समझ से 5 या 7 बार, समटाइम्स हो सकता है कि ज्यादा बार भी पूछा गया हो आयोग और छोटे मोटे एग्जाम में, SSC के एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ी भी होगी कि जो इंडिया की पहली चीनी मिल थी जो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बनाई गई थी, ठीक। कई बार ये क्वेश्चन आ गया है और हो सकता है कि आगे कभी छोटे मोटे क्वेश्चन के रूप में इसको फेंक दिया जाए आपके सामने, राइट। तो इसको याद रखना, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। और चीनी मिल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा चीनी मिल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी जो 246 है, जबकि यूपी में 157 चीनी मिल हैं। इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। जो गन्ना किसान है उनकी समस्या यही है कि वो हर बार यही बोलते हैं कि गन्ने का भुगतान उनको नहीं हुआ। एक चीज अच्छा मुझे और भी याद आ रही है कि आप 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, जो CACP डिसाइड करता है, ठीक। और एक होता है गन्ने, देखिए जो दालें होती हैं, या दाल हुई, तिलहन हुई, अनाज हुई, कपास, जूट, नारियल, इन सारी चीजों पे MSP डिसाइड की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप कई बार अखबारों में भी इसको देखते रहते हैं, बहुत बहसें आप देखते रहते हैं इस पे
कि वो 1.5% मतलब 100% ज़्यादा होना चाहिए, 150% ज़्यादा होना चाहिए, 50% ज़्यादा, ऐसी सब बातें आप देखते रहते हैं। ये मूल्य डिसाइड कौन करता है? ये मूल्य डिसाइड करता है CACP जिसको बोला गया है, और ये जो है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक, ये डिसाइड करता है कि इन सब चीजों का मूल्य कितना होगा, जो सरकारी रेट पे जो खरीद होती है उसका रेट कितना होगा, राइट। अब देखिए जो गन्ना है, गन्ने में एक दिलचस्प बात यह है कि गन्ने के लिए FRP डिसाइड किया जाता है, ना कि MSP डिसाइड किया जाता है। अब FRP क्या है? तो फेयर एंड रिमिनेटिव प्राइस। ठीक, इसको आप याद रखना, ये भी CACP ही डिसाइड करती है। और गन्ने की बात जब हो रही है तो गन्ने में के मूल्य निर्धारण में जो FRP निर्धारण होता है उसमें खास बात यह है कि उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों का योगदान होता है। जबकि अन्य चीजों पे ज्यादातर क्या CACP ही करती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक बॉडी है, राइट। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए एक नया ये है कि ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगी कि पहल की शुरुआत यूपी में की गई, ये किन से रिलेटेड है। आपको 4-5 पहल के रूप में ऐसी 4-5 चीजें दी जाएंगी। महिला सुरक्षा के लिए है, और यातायात प्रबंधन के लिए है, या अन्य किसी चीज के लिए है, या टीकाकरण अभियान है कोई, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपके सामने दी जाएंगी। लेकिन याद रखना ग्रामीण बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक। और इसको किसने चालू किया है? तो देखिए इसको चालू किया है माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है उसका माध्यमिक शिक्षा विभाग, और IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है, राइट। इस कार्यक्रम का नाम है पहल, ठीक। और ये चालू कहाँ की गई है? तो राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ, ठीक, यहाँ पे चालू की गई। इसमें है क्या, जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके ऑनलाइन तरीके से, इसलिए ये पायलट तौर से ये योजना चलाई गई। आगे हो सकता है बढ़ा दी जाए। पायलट तौर पे कोई अगर योजना चलाई जाती है उसका मतलब देखिए ये होता है कि उसको अभी केवल देखा जा रहा है चला के, और वो जब उसके आंकड़े आएंगे तो उस पर एनालिसिस होगी, फिर वो अन्य क्षेत्रों में भी वो योजना चलाई जाएगी, ठीक। इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। अब ये पहला राज्य बना, देखिए इसी से आप हमेशा याद रखें, जब पहले राज्य बनने की बात है तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझ लें, ठीक, इसको आप इंपॉर्टेंट समझ लें, राइट। चलिए अब इसमें है क्या कि उत्तर प्रदेश जो है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना, ठीक। ठीक, अब ये है क्या, चलो इसको देख लेते हैं। अब इसमें है जो नगरीय विकास विभाग है और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। कब की गई? तो 6 मई 2023 को। डेट मत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको जो बहुत बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी तो डेट आपको याद रखनी होती है, नहीं तो एग्जाम के पेपर में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि हाल ही में ऐसी चीजें हुई और ये किससे रिलेटेड थी। आप पेपर बार बार उठा के देखें, मैं इसीलिए बोलता हूं आपसे, आप पेपर बार बार उठा के देखें, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, राइट। चलिए अब इसमें क्या क्या है, बस और कुछ नहीं है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चालू किया गया है, ठीक। अब इसमें है नगर निगम, जो नगर निगम है, नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पे बात की गई है, उनके डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया गया है, और इसमें 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी लाभ इनको बच्चों को मिल सकता है। ये स्कूल में चालू की जा रही है। हो सकता है आपके सामने ये विकल्प आए कि प्रदेश के सभी बच्चों के लिए ऐसी चीज कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। मैंने आपको इतना बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आया सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखिए सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ उतना करते रहना ध्यान से। GI टैग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, हमेशा से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में। UPSC में भी गुच्ची आ गया था तो लोग उछल के कूद गए थे, समझ में नहीं आया था कि क्या करें। वो गुची ब्रांड में पहुंच गए थे, प्राडा और गुची में, बट वो था नहीं। वो गुची जो थी वो एक फंजाई थी, एक जो मशरूम टाइप की होती है जो खाई जाती है, वो उस तरीके की थी। पहाड़ी एरियाज में कुछ में पाई जाती है, कश्मीर साइड में, राइट। तो ऐसी चीजें हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं और ये आने की संभावना हमेशा से बनी रहती है। तो यूपी में इस समय टोटल जो GI टैग हैं वो हो गए 54,
ठीक। अब ये जीआई टैग क्या होते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेटर इनको बोलेंगे इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। भौगोलिक इंडिकेटर मतलब कुछ होगा, भौगोलिक संकेतक, राइट, हाँ, भौगोलिक संकेतक। तो ये होते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं? जो किसी जियोग्राफिकल एरिया की विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए आगरा का पेठा आपने बहुत सुना, आगरा के आपने चमड़ा बहुत सुना होगा, कानपुर का चमड़ा सुना होगा, बट आगरा के आपने जूते बहुत सुने होंगे, वहां पे जूता का कारोबार बहुत ज्यादा है। आगरा का पेठा आपने सुना, इसके बाद में आपने अलीगढ़ के ताले सुने, रामपुर की चाकू सुनी, लखनऊ की चिकनकारी सुनी, जो चिकन के कपड़े आते हैं, या आपने भदोई की कालीन सुनी होंगी, बनारस का पान सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक, तो इन्हीं ये इंडिकेटर होते हैं, ये किसी भी भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक जगह की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे जो पेठा आगरा में मिलता है वो अलीगढ़ में अगर बेचा जाने लगे तो हो सकता है कि उतना अच्छा ना बने या उसकी वो पहचान ना रहे, इसलिए जीआई टैग दिए जाते हैं। जो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो उसको बनाने वाले लोग होते हैं, उनको इससे बहुत फायदा मिलता है। मतलब उसकी एक तो रेटिफाई हो जाते हैं एक तरीके से कि गवर्नमेंट से कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए ये दिए जाते हैं, राइट। तो चलिए, कितने को दिए गए थे? इस देता कौन है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्रम में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा अगस्त 2023 में यूपी के 2 उत्पाद, आगरा का लेदर फुटवियर, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ भी गया, और जलेसर का मेटल क्राफ्ट को यूपी के 7 उत्पादों सहित जीआई टैग दिया गया। अब देखिए कौन कौन से उत्पाद हैं, इस पे आप आ जाएं। तो संभल है, संभल एक डिस्ट्रिक्ट है, संभल हॉर्न क्राफ्ट है। अमरोहा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, अमरोहा की ढोलक है, ढोलक जो घरों में बजाई जाती है। महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प है। महोबा में पान भी बहुत ज्यादा होता है, यूपी में पान अगर बोला जाए तो इंडिया में मेरी समझ से महोबा में ही सबसे ज्यादा होता है। मैनपुरी की तारकाशी है, इसको पीतल के तार, जो उसके पीतल के तार लकड़ी के ऊपर कस के बनाया जाता है। और जो बागपत के होम फर्निशिंग है, बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, कालपी की हस्तनिर्मित कागज है, को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब ये इतनी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा इतनी, कहाँ पे? चेन्नई स्थित। देता कौन है? तो उद्योग संवर्धन जो विभाग है वो देता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है ये। ठीक, इसको आप याद रखना, इससे ये दिया जाता है। और पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को, आपने कई बार सुना होगा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लें, मैंने आपको बता दिया ये है क्या क्या। जैसे अमरोहा की ढोलक है, तो प्राकृतिक ढोलक आपको पता ही है कैसे बनती है या कैसी होती है। आप अगर ढोलक भी आपने नहीं देखी तो बहुत दुखद है। खैर, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है। इन सब चीजों को आराम से पॉज करके देख लें, पढ़ लें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे बागपत का होम फर्निशिंग है, ठीक, और बागपत मेरठ के बगल में ही लगता है। संभल का हॉर्न शिल्प है, मृत जानवरों से जो रॉ मटेरियल होता है उनसे बनाया जाता है। मैनपुरी की तारकशी है, तारकशी का मतलब है लकड़ी पर पीतल के तार से जड़ने वाला लोकप्रिय कला रूप। ठीक, ये खड़ौस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सब आता है ये। और क्या है? बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी, और इसमें हथकरघा जो है उनका सब, ये सब चीजें हैं। कालपी के बारे में है, कालपी हस्तशिल्प कागज है, हस्तशिल्प कागज। देखिए जहां देखिए गांधीवादी मुन्ना की बात आई है, गांधीवादी मुन्ना लाल खद्दरी, इन्होंने 1940 के दशक में इस औपचारिक रूप से पेश किया है। अब गांधीवादी का मतलब यह है कि गांधी जी हमेशा से हस्तशिल्प को बहुत प्रमोट करते थे। चाहे वो चरखा, उस समय चरखा से कपड़े नहीं बनते थे, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत हो गया था, मशीनों से कपड़े बनने लगे थे। लेकिन प्रमोट करने का आशय ये था क्योंकि जहाँ पे भुखमरी हो, गरीबी हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आई ना हो, वहां पे इतने बड़े सेक्टर को जीवित रखने के लिए शिल्प जो है वो बहुत कारगर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, या इंटरव्यूज में आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि जब हथकरघा, जब शिल्प, जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, मशीनों से कपड़े 1 सेकंड में बनते थे, वहां आप 10 दिन में कपड़ा बना के क्या उखाड़ा लेंगे? ठीक, तो उस पर आपकी राय मांगी जाती है, और ये देश को जोड़ने की एक बात थी। ठीक, तो ऐसी सब सारी चीजें हैं, उसको याद रखना। जितने भी ये दिए गए मैंने आपको सब बता दिए, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब इससे पहले अप्रैल में क्या हुआ था, तो देखिए जो यूपी के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला था अप्रैल में, ये अगस्त में जो मिले हैं 729 करके, ये सब अगस्त में मिले हैं।
लेकिन ये मिला था अप्रैल में। इसमें था बनारस का पान, कौन नहीं जानता है, बनारस का लंगड़ा आम, ठीक, और रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल जैसे मुख्य उत्पाद थे। अब आपका काम ये है कि आप ये जो हैं, जैसे बनारस बनारस आ गया, रामनगर आ गया, आदम चीनी चावल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपको ये सर्च करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, और जरूर लिख लेना इसको। मैं कह रहा हूं अगर आपने बात के लिए इसको रखा, आप भूल जाएंगे, हो सकता है आपको आदम चीनी चावल ही एग्जाम में देखने को मिले, फिर आप अपना सर पीटें, तो वो काम मत करना। देखिए ये जो दिए गए जीआई टैग और उनके सबके साथ अब जो टोटल संख्या है वो 54 तक पहुंच गई है जीआई टैग की यूपी में। चलिए यूपी में एक और इम्पोर्टेंट आ गया, ये यूपी में एक क्या बोलते हैं, ये थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है। थर्मल पावर परियोजना क्या होती है? थर्मल पावर परियोजना वो होती है जिसमें कि जो पावर जनरेशन होगा, जो बिजली का निर्माण होगा, वो थर्मल मतलब गर्मी से होगा। किसकी गर्मी से? थर्मल चीज़ों से। मतलब इसमें जो आपका कोयला हो गया या कोई और ऐसा ईंधन जो जमीन से निकाला गया हो, इस तरीके से इनका यूज होता है। थर्मल पावर परियोजना है। इसको बनाया कहाँ जाएगा? तो सोनभद्र के ओबरा में, राइट। ओबरा पावर प्लांट के बारे में आपने हमेशा से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज इसको रट लेना। ओबरा में बनाया जाएगा, दो हैं ये, 800 मेगावाट की एक है, 800 मेगावाट की दो होंगी। 400 मेगावाट की दो मत कर देना, 800 मेगावाट की दो होंगी, ठीक। चलिए अब इस पे 18,000 करोड़ जो रुपए है ये प्रदेश सरकार, मतलब इसकी टोटल एक लागत आ रही है, जिसमें होगा ये कि प्रदेश सरकार जो यूपी गवर्नमेंट है और एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इनकी 50-50% की हिस्सेदारी है, जिसमें कि 30-30% की इक्विटी दोनों पक्षों की होगी। मतलब एक एनटीपीसी की होगी 30%, ठीक। मतलब 30% का मतलब है 30% में 15% जो होगी इसकी होगी, एनटीपीसी की होगी, और 15% किसकी होगी? तो वो यूपी गवर्नमेंट की होगी। बाकी जो 70% है वो फाइनेंशियल, यहाँ लिखा वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में लिया जाएगा, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के रूप में इनको लिया जाएगा, राइट। और 500 एकड़ में ये बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे आ जाएगी कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आप हो सकता है आपको सोनभद्र की जगह मिर्जापुर दे दिया जाए, या अन्य कोई ऐसी जगह दे दी जाए जो एमपी से जुड़ी हुई हो, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ उस वाले रीजन से ही कोयला आएगा, ठीक। और तो वहां पे इसीलिए वो सब आपको फंसाने के लिए ऐसी सब चीजें किया करते हैं, राइट। चलिए उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी। अब देखिए इसमें है क्या, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिली। आप बहुत से चयन आयोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की बात की गई, 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिल गई इसको, ठीक। अब इसमें है क्या क्या? जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, अनुदेशकों की सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसके लिए इसको बनाया गया। इसका मुख्यालय आपको प्रयागराज को देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अब ये जो कैबिनेट की बैठक जो हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, ठीक। मानसून सत्र में इसको पास कर दिया जाएगा, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें देखिए जो शासकीय विद्यालय होते हैं, मतलब जो शासन से चल रहे हैं, शासन से सहायता प्राप्त हैं, उसके अतिरिक्त जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर, अब देखिए महाविद्यालय की बात हो रही है, यानी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो कॉलेज है उनको महाविद्यालय बोलेंगे, उनकी बात हो रही है। इंटर कॉलेजेस की भी इसमें बात हो रही है, इसमें जूनियर हाई स्कूल की भी बात हो रही है, और इसमें प्राइमरी की भी बात हो रही है। मतलब ये है कि प्राइमरी से लेके जो भी महाविद्यालय हैं वहां पे जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसके लिए ये आयोग बनाया जा रहा था। इससे पहले स्थितियां अलग थी। इससे पहले हर सेक्टर का अपना एक आयोग होता था, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होता था माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, और उच्चतर सेवा चयन आयोग था उच्चतर शिक्षा में चयन के लिए, ठीक। और क्या था? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये बना दिया जाएगा, बाकी ये दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसे कोई भी आयोग बने हैं जो पहले से बने हुए हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, केवल एक आयोग रहेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका नाम रट लेना। बस यही चलेगा अब, राइट। चलिए
अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये बोल्ड लिखा हुआ है, इसमें प्राविधिक शिक्षण संस्थान और संस्कृत विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। ठीक, इसमें एक अध्यक्ष होगा जबकि 12 सदस्य होंगे, रट लेना इसको जरूर। इसके बाद पद जब संभाला जाएगा तो उसके 3 साल तक आप पद पे रह सकते हैं, या 65 वर्ष की आयु, या उनमें से जो भी पहले हो जाए वो। अधिकतर तो 12 आप अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं बनेंगे, राइट, बस। और जो अध्यक्ष होगा वो एक आईएएस होगा, ठीक, या प्रमुख शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी। चलिए अब देखिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की बात यहाँ पे है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये योजना प्रदेश सरकार ने लेके आई है। अब देखिए दुग्ध मिशन की बात होती है तो आपको पूरे इंडिया में आपको पता होगा बहुत सारे आंकड़े हैं, उसमें ये भी आंकड़ा एक निकल के सामने आता है कि किस स्टेट में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो और किस स्टेट में पर पर्सन कंजप्शन जो है मिल्क का वो ज्यादा है। जैसे आपको हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है या पंजाब में देखने को मिलता है, और यूपी में जो पर पर्सन जो मिल्क कंजप्शन है वो बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा 23-24 करोड़ का एक देश है, 23-24 करोड़ का एक प्रदेश है, और इसमें इतना ज्यादा डेयरी जो प्रोडक्ट है, जो मतलब इतनी ज़्यादा डेयरी वाली चीज़ें इतनी है नहीं जिसके लिए पर पर्सन जो दूध का प्रोडक्शन और जो कंजप्शन है वो बढ़ सके, ठीक है। तो मालनरिस्ट भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए तो ये प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन चलाया जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो गांव में जो डेयरी होंगी वो सहकारी समितियों के माध्यम से उसमें दूध और दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करेंगी, ठीक। चलिए अब इसके लिए डेली विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का अनावरण भी किया गया। बस इतनी सी इसमें चीजें, बहुत कोई ऐसी बहुत कुछ खास चीज नहीं है, और ये सब चीजें हैं, अगर आप देखना चाहें देख लें। 5 डेयरी एफपीओ जो है स्थापित करने की योजना है, ठीक। बस चलो, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का नोएडा में अनावरण किया गया। इसमें केवल इतनी ही चीज आपको पढ़नी है, बहुत एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़नी है। वैदिक थीम वाला है, सेक्टर 78 नोएडा, राइट, और वेद वन पार्क से इसको जाना जाएगा, ठीक। इस पे लेजर शो होगा, दीवार पे पेंटिंग होंगी, मूर्तियों के माध्यम से 4 वैदिक साहित्य जो है आप देखते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के अंशों को भी उजागर किया जाएगा, राइट। तो ये इसको आप याद रखना, और ये सब चीजें हैं। 27 करोड़ में बन रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, इंपॉर्टेंट केवल ये है यूपी में बन रहा है, वैदिक थीम का है और नोएडा में बनाया जा रहा है। बहुत, बस इसका नाम याद रख लो, वेद वन पार्क, राइट, बस और कुछ नहीं, ठीक। और ये सब ऋषियों के नाम पे हैं इनके, जैसे अगस्त, कश्यप ऋषि, अगस्त, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, ठीक। चलो और कुछ नहीं है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट लिख लें। इसमें लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। अब देखिए लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क जो है वो लखनऊ और हरदोई, उसके जस्ट लगा हुआ एक जिला है हरदोई आपको कानपुर और कन्नौज और उन्नाव और लखनऊ इनसे, और सीतापुर, इनसे भी टच होता है। तो लखनऊ जो हरदोई है उसकी सीमा पर 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पीपीपी मॉडल पर एक टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, मेगा टेक्सटाइल पार्क है। अब देखिए पीपीटी मॉडल क्या है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब इसमें सरकार भी होगी, प्राइवेट लोग भी होंगे, उनकी पार्टनरशिप से ये ऐसा बनाया जाएगा। इसको केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी मार्च में, ठीक। अब इसका नाम देखिए, याद रखना, ये संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल्स पार्क लिमिटेड, ठीक। इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, और इसमें ऐसा अनुमान है कि 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित होंगे, ठीक। सीमा पर जो लखनऊ हरदोई की सीमा है, इसमें 10-33 एकड़ जमीन पर यह पार्क बनाया जाएगा, और इसमें ये छोटी छोटी तहसीलें हैं, यहाँ से ये जमीनें खरीदी परचेज की जाएंगी। इन सब चीजों को रटने का प्रयास मत करें, अगर आप आसपास के हों, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप भले ही देख लें, अन्यथा मत रटें, ठीक है। चलिए अब इसमें है क्या कि ये जो जमीन ली जा रही है, जो खरीदी जा रही है, जो हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग जो खरीद रहा है ये जमीन 10-33 एकड़, मतलब 1033 एकड़ निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट को मंजूरी मिली थी। चलिए ये हो गया, इसमें भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, राइट।
चलिए, देश के पहले यहाँ पे देखिए, जब ऐसी चीजें आपको देखने को मिले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए बिल्कुल। देश के पहले रोप वे का निर्माण वाराणसी में शिलान्यास। रोप वे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रोपवेज हैं वो डेली यूजेस के लिए नहीं होते हैं। वो दरअसल आपको देखने को हमेशा मिलेंगे जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए वो यूज किए जाते हैं। लेकिन जब किसी शहर में जब संख्या बढ़ती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी भी होने लगेगी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो आवाजाही में बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए ये वाराणसी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई है, जो देश का पहला पब्लिक, यहाँ देखिए पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक रोपवे नेटवर्क है। राइट, चलो, ट्रैफिक की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी इससे। राइट, अब ये कहां से कहां तक, तो कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक इस रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। ये लंबाई जरूर याद रखना, समझे। ऐसी चीजें हमेशा पूछी हैं। जब अटल टनल बनी थी, अटल टनल की लंबाई पूछी गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूं जो अतरंगी चीजें हैं, और ये खासकर जब यूपी में हो रहा है तो इसकी लंबाई जरूर याद रखना, ऐसी चीजें। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, ऐसी सब चीजें बहुत पूछता रहता है, या छोटे एग्जाम जो होते हैं यूपीएससी ऐसी बकवास चीजें नहीं पूछता है, बट स्टेट आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब ये जो बनाएगी, जो कंपनी है जो इसको बना रही है, उसका भी देखिए यहाँ कहीं पे नाम लिखा है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, बार्थोलेट कर रही है, कंपनी का नाम है बार्थोलेट। ठीक, ये इसका निर्माण कर रही है। इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 645 करोड़। ये सब मत याद रखना। ठीक, बस ये याद रखना कि इसमें जो ऊपर आपने ट्रॉली चलती हुई देखी होंगी तार से बंधी हुई, बहुत सी जगह मूवीज में या वैसे भी या रियल लाइफ में भी देखी होंगी, इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं और 218 केबल कार चलेंगी ऐसी। बस हाइब्रिड एनुअल मोड पर आधारित इस परियोजना को 3 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। अब देखिए, विश्व भारती सम्मान की बात हो रही है। विश्व भारती सम्मान कौन देता है? सबसे पहले ये देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान देता है। ठीक, उस उत्तर प्रदेश अलग अलग हिंदी संस्थान हैं, संस्कृत है, उर्दू है। ये कब कब बने, इनके ईयर जो हैं वो यहाँ पे आप गूगल से सर्च करके लिखेंगे, क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये सम्मान किसको दिया गया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, ठीक, इनको ये दिया गया। इसमें होता यह है कि 5,01,000 रुपए और एक अंग वस्त्र दिया जाता है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश खेल सम्मान की बात हो रही है। जैसे कि पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न था, जो इंडिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हुआ करता था, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया मोदी सरकार में, अभी 2-3 साल पहले बदला गया। लेकिन जो स्टेट का सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड है, वो देखिए 2 अवार्ड हैं, वो मतलब है तो एक ही, बट उनके 2 अलग अलग नाम है। महिलाओं के लिए अलग नाम से दिया जाता है, जबकि पुरुषों के लिए अलग नाम से दिया जाता है। इसको 2 नाम है। महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार, इस नाम से ये दिए जाते हैं। अब ये जो उत्तर प्रदेश खेल सम्मान जो दिए जा रहे हैं, इनको ये 2 ईयर्स के लिए दिए जा रहे हैं। हर साल, वैसे तो इनको हर साल देना होता है, बट ये 2 साल के लिए दिए जा रहे हैं, 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए। राइट, अब ये किस दिन दिए गए? तो यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी, ये भी आप याद रखना, 24 जनवरी को। छोटा सा आपको सबको पता ही होगा, बट ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, राज्य का सर्वोच्च ये 2 पुरस्कार दिए गए। किसको किसको दिए गए? तो 20-21 में सामान्य वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है वो ज्योति शुक्ला को मिला, कानपुर की हैं, हैंडबॉल खेलती हैं। जबकि नेहा कश्यप मेरठ की जो है वो वुशु खेलती हैं। 2021 में इन दोनों लोगों को मिला। जबकि 21-22 में सामान्य वर्ग में मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोटा आप बोलते हैं, ये भी वुशु खेलते हैं। जबकि वेटरन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा जो जूडो खेलती हैं, इनको दिया गया। इनके आप नाम याद रख लेना। खासकर देखिए, जब आप ऐसी सब चीजें पढ़ें तो लक्ष्मण पुरस्कार से ज्यादा आप ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार याद रखें। मैं इसलिए बोलता हूँ, जहां पे भी आपको मार्जिनलाइज कम्युनिटी मिले, समझे, या वंचित वर्ग आपको देखने को मिले, वहां पे आप हमेशा याद रखें कि उसको जरूर पढ़ें। जैसे SC ST कहीं पे आपको देखने को मिल गया, या महिलाएं आपको देखने को मिल गई, या कोई ऐसी कम्युनिटी है जो अभी तक जिसको उतना सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है, जैसे LGBTQ हो गया, ये लोग अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो इनको तुरंत रट लीजिए। एग्जाम में आपसे आपकी मेमोरी नहीं आपसे चेक करता है, आपसे आपकी मेमोरी चेक करके कौन क्या करेगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि
आप सामाजिक चीजों पे कितने जागरूक हैं, इन सब चीजों से ये पता चलता है। ठीक, तो ये जो वंचित वर्ग है इनकी चीजें आप जरूर याद रखें। देखिए, फिर लक्ष्मण पुरस्कार की बात है। 2021 में सामान्य वर्ग के लिए मोहित यादव जो लखनऊ के हैं, जबकि वेटरन वर्ग में राहुल सिंह वाराणसी के जो हॉकी खेलते हैं इनको दिया गया, और जनार्दन सिंह गाजीपुर के कुश्ती खेलते हैं इनको दिया गया। 2021-22 की बात हुई, देखिए 20-21 की बात थी, 21-22 की बात थी। मोहम्मद आरिफ गोरखपुर के हॉकी खेलते हैं, राधे श्याम सिंह आजमगढ़ के हैं एथलीट्स, इनको दिया गया। जबकि देखिए दिव्यांग, अब जैसे दिव्यांग वाला जो सेक्शन आया इसको अभी आप रट लेना। ठीक, दिव्यांग जन श्रेणी में सुहास एलवाई को दिया गया, पैरा बैडमिंटन खेलते हैं लखनऊ के। जबकि विवेक चिकारा, यहाँ पे विवेक चिकारा कर लेना, विवेके नहीं है, यहाँ से इनकी गलती हुई है। विवेक चिकारा मेरठ के हैं जो तीरंदाज हैं, उनको दिया गया। और दीपेंद्र सिंह संभल के हैं, शूटिंग कर रहे हैं, इनको दिया गया। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या है, एक तो देखिए प्रतिमा दी जाती है, जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है उसमें महिलाओं को एक प्रतिमा दी जाएगी, कांस्य प्रतिमा रानी लक्ष्मीबाई की, और जो लक्ष्मण पुरस्कार है उसमें कांस्य प्रतिमा एक लक्ष्मण की दी जाएगी, और 3.11 लाख रुपीस पर पर्सन दिए जाएंगे इसमें। ठीक, एक और इसमें सिस्टम देखिए नया, अब ये नया टॉपिक आपके सामने आ गया, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई भी ओलंपिक्स होते हैं या कोई अन्य एशियन गेम्स अभी हुए हाल ही में, या बहुत सारे ऐसे गेम्स होते रहते हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलता है कि जो हरियाणा है वो नंबर 1 पे रहता है हमेशा। नॉर्थ ईस्ट में आपको खिलाड़ी देखने को अच्छे मिलते हैं, बट यूपी से आप नाम नहीं सुनते, जबकि 23 करोड़ की जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, जो 140 करोड़ में 23 करोड़, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। तो यहाँ से आपको खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए ये योजना बनाई है प्रदेश सरकार ने, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे ये लिखा पहली खेल नीति, पहली है ये। ठीक, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, जब ऐसी कोई चीज आप पढ़ें, पहली या कोई इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो खिलाड़ी होंगे उनकी दक्षता बढ़ेगी, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा, और इसके साथ ही जो देश में, जो इंडिया में एक भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसी की तर्ज पे एक राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन इसमें किया गया। और इसमें जो निजी अकादमी है, यानी जो प्राइवेट एकेडमी है, स्कूल कॉलेज है, उनको भी जोड़ा जाएगा। स्कूलों में 40 मिनट का एक टाइम पीरियड होगा, जिसमें आप स्पोर्ट्स के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए, योगा के लिए इसको निर्धारित किया गया। और इसमें 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे, जबकि 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 3 ग्रेड में ये चीजें चालू की जाएंगी। ये सब चीजें देखिए ऐसी लिखी हुई हैं, इनको आप आराम से पढ़ लेना, बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसा लिखा हुआ, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग प्रबंधन, प्रशासकों, संचालन कर्मियों के लिए पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल विश्वविद्यालयों में ऐसी सब चीजें सब लिखेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, ये सब चीजें आपको पता है, राइट। रोजगार कोई भी चीज होती है उससे रोजगार तो बढ़ने की चीजें हो ही जाती हैं, कोई खास चीज नहीं। एक कोर्स देखिए बनाया गया, राज्य खेल विकास कोर्स, 10 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। जो कोई उपकरण खरीदते रहते हैं पढ़ने के लिए, उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि मतलब जो वर्ल्ड क्लास जो उपकरण होते हैं वो उनसे खरीदे जा सकते हैं, राइट। इसके लिए बनाया गया। जबकि जो बीमा किया जाएगा उसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाएगा जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे। इसमें 3 श्रेणियां होंगी। इन श्रेणियों में क्या है, पहली श्रेणी है जिसको ग्रॉस रूट जमीनी स्तर के खिलाड़ी होंगे, शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में डेवलपमेंट की होगी, इसमें प्रतिभा खोज के उनको विकसित किया जाएगा। जबकि तीसरी श्रेणी में जो एलीट क्लास खिलाड़ी हैं, जो बहुत परिपक्व हो चुके हैं, उनको शामिल किया जाएगा, जो आपके प्रदेश को अन्य अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में रिप्रेजेंट करेंगे जाके, ठीक है, राइट। और इसमें और कुछ ऐसा था नहीं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसमें है एकलव्य क्रीड़ा कोष भी इसमें बनाया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट जो होती है, इसके इलाज के लिए प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी, राइट। ये हो गया, इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार ठीक से, जितनी चीजें मैंने बताई हैं इसमें एक बार ठीक से आप देख लेना, दोबारा इसको पढ़ लेना। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो समटाइम्स आप बढ़ा भी लिया करिए। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, एक बार आराम से देख लें, अगली बार 1.25 से देख लें, फिर अगर रिवीजन करना हो 1.5 पे देख लें। इससे होगा ये,
बार बार जब चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आपके बैठ जाती हैं, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आता हूँ। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। फिर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, देश का पहला कहाँ बनेगा? नोएडा में। डबल डेकर हाईवे, डबल डेकर बस तो आपने सुनी है, डबल डेकर आपने ट्रेन भी सुनी है, बट हाईवे नहीं सुना है। तो ऐसा ही है कि एक सड़क की गई है, इसी पे ऐसे ऐसे पिलर खड़े करके दूसरी सड़क एक ऐसी बनाएगी। अब इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा जाम लगेगा, लोगों के पास व्हीकल बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए एक के ऊपर एक और बना दिया जाएगा जिससे ये चीज़ें कम हो जाएंगी। इसकी लागत है 2000 करोड़ रुपए के आसपास। एलिवेटेड रोड जो है उस पर काम चालू किया गया है। पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा देश का ये पहला, जिसमें 6 से लेके 8 लेन होंगी और चौड़ा होगा, राइट। चलिए, और ये क्या है? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनेगा, ठीक है। इसमें और ऐसी कोई चीजें और बहुत खास है नहीं, आप पढ़ लेना बहुत। प्रयागराज में देखिए फिर लिखा हुआ प्रयागराज में प्रदेश का सबसे लंबा पुल। अब देखिए, देश का लंबा, प्रदेश का लंबा, प्रदेश का पहला, देश का पहला, ये सब चीजें यहाँ पे आए पढ़ लेना, क्योंकि अतरंगी चीजें पूछी जाती हैं, राइट। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए महाकुंभ 2025 जो आने वाला है कि महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड है, उसकी परियोजना के अंतर्गत देश के मतलब प्रदेश के सबसे लंबे पुल का निर्माण झांसी में गंगा नदी पे किया जा रहा है, सॉरी प्रयागराज में गंगा नदी पे किया जा रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। तो देखिए प्रयागराज में नैनी है, आपको पता है, झूसी है, ये भी आपको पता है, इसके बीच में बनाया जाएगा, नैनी से और झूसी के बीच में, जिसकी लंबाई होगी 3.02 किलोमीटर। अब देखिए, जब भी आप ये लंबाई पढ़ें आप हमेशा याद रखें 3.02 है, 3.2 नहीं है। ये यहाँ से जीरो हटा के पीछे डाल देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक। जबरदस्ती की मतलब बेवकूफियत वाली चीज होगी, बट आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका, ठीक। नैनी से झूसी के बीच बनाया जा रहा है, याद रखना। इससे पहले जो पुल हुआ करता था वो जनेश्वर मिश्र सेतु था, जो कहाँ पे था? जो बलिया में था, गंगा के शिवरामपुर घाट पर बना हुआ था, जो 2.08 किलोमीटर का था, ठीक। चलो चलिए, अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश तथ्यसार। ये वन लाइनर है, एक लेक्चर मैं इस पे लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है बहुत ध्यान से, ठीक। मैंने इसकी पीडीएफ देखिए ये बना ही ली है, कोई बात है इसमें है नहीं। अगला लेक्चर मैं जो लूंगा वो इस पे ले लूंगा। अब मैं एक लेक्चर में अभी ये अभी डाल दूंगा, इसके बाद में एक लेक्चर मैं शाम को डाल दूंगा या कल सुबह डाल दूंगा, मतलब अब आपको दिन में हो सकता है 2 लेक्चर मिल जाए या एक लेक्चर लगातार आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करेंगे। चलिए धन्यवाद है, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गई, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं स्टेट के लिए, स्टेट और सिविल सर्विसेज के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।